स्टूडेंट्स, आज हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग इन दोनों को यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग ये चीज़ को समझें कि ये दोनों है क्या। तो ये दोनों जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये फार्मिंग का एक मेथड है, एक तरीका है। और ये तरीका जो है हमें क्यों यूज करना है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इन सब चीज़ों को थोड़ा पहले हम जान लें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फूड जो है सो हमारा क्या है, एक रिसोर्स है। रिसोर्स क्यों है? क्योंकि रिसोर्स के बारे में आप जानते हैं कि रिसोर्स हम उन चीज़ों, वह सभी चीज़ें जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वह हमारा रिसोर्स कहलाता है। जैसे ये पेन हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमारा एक रिसोर्स हुआ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह सभी जो है फूड को इस्तेमाल करते हैं। तो फूड जो है सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। ये हमारे लिए भी एक रिसोर्स है। तो हमें क्या करना है, इसमें इंप्रूव करना है, इसमें इंप्रूवमेंट लाना है। तो इसको इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड अपनाते हैं। तो हमें इसको क्यों इंप्रूव करना है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से हमारे देश का पॉपुलेशन जो है दिन प्रतिदिन इंक्रीज हो रहा है, तो पॉपुलेशन के इंक्रीज करने के साथ साथ फूड का डिमांड भी बढ़ रहा है। और यह नेचुरल भी है, क्योंकि फूड जो है सो क्या है, एक हमारा रिसोर्स है और इस फूड के द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। तो यह एक बेसिक सोर्स है और इसको यह हमारी बहुत ही मूलभूत आवश्यकता हो जाती है। तो फूड के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए ताकि हर एक इंसान तक उसको भोजन मिल सके, उसको फूड मिल सके। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती के लिए हम लोग लगातार सामना भी कर रहे हैं, लगातार इस पर काम भी कर रहे हैं। जैसे कि आज जो है हमारे देश का जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन जो है, यानी कि 2020, तो आज हमारे देश की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वह है 1.34 बिलियन, 1.34 बिलियन, यानी कि 134 करोड़। इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन देना ये आसान काम नहीं है। और इस जनसंख्या को भोजन देने के लिए, इतनी बड़ी आबादी को भोजन देने के लिए हमको प्रति वर्ष हर साल 241 मिलियन टन ग्रेन की आवश्यकता होती है। 241 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता होती है। तो इस अनाज को, 241 मिलियन टन अनाज को उत्पादन करने के लिए कैसे इसके प्रोडक्शन किया जाए, इसके लिए हमारे पास जो लैंड है, जो जमीन है, वह भी फिक्स है, वह सीमित है। तो इसी भूमि से हमें क्या करना है कि प्रोडक्शन को, इतने सारे अनाज को, 241 मिलियन टन को अनाज को उत्पादन करना है। और इतना अनाज उत्पादन होगा तब जाकर जो है 134 बिलियन, 1.34 बिलियन पॉपुलेशन को भोजन आसानी से मिल पाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज डिक्रीजिंग एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फूड की अवेलेबिलिटी है वह दिन प्रतिदिन धीरे धीरे कम होता जा रहा है और डिमांड जो है फूड का वह बढ़ता जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज दैट, एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पर कि एक विलेज है और इस विलेज का जो पॉपुलेशन है वह 1000 है। यहाँ पर इस गांव में 1000 लोग रहते हैं और ये जो इनको जो अनाज मिलता है, जहाँ से वो जो लैंड है, भूमि है, वह सपोज दैट कि ये जो है सो 100 एकड़ भूमि है, 100 एकर्स भूमि है। तो इस 100 एकड़ भूमि से 5000 केजी, 5000 केजी अनाज का प्रोडक्शन होता है, जिससे ये 1000 लोग इससे भोजन प्राप्त करते हैं।
तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 1000 लोगों के लिए 5000 केजी अनाज यहाँ पर उपलब्ध होता है। तो एक पर्सन के लिए, ईच पर्सन, एक आदमी के लिए यहाँ पर कितना अनाज मिल रहा है? तो 5000 बाय 1000, यानी कि 5 केजी ईच पर्सन। अब क्या हुआ कि 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद इस गांव का जो पॉपुलेशन है वह 100 इंक्रीज कर गया, यानी कि अब इसका जो पॉपुलेशन हो गया वह हो गया 1100। लेकिन जो लैंड है 100 एकड़ जो भूमि है अवेलेबल जो है वह अभी ये फिक्स है, और जिससे प्रोडक्शन जो हो रहा है वह 5000 केजी जो अनाज प्रोडक्शन हो रहा है। अब यह 5000 केजी से पहले 1000 लोग इस पर आश्रित थे, अब 1100 लोग आश्रित हो गए, 1100 लोग आश्रित हो गए। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो अवेलेबल होगा हर एक व्यक्ति पर वह 5000 केजी अनाज पे अब 1100 लोग अवेलेबल डिपेंड हो गए। तो इससे क्या हो गया कि फूड का जो रिक्वायरमेंट है वह घट गया, यानी कि ये 4.5 केजी हो गया। तो जो अवेलेबिलिटी है, जो हमारे पास अवेलेबल है वह फिक्स है, लेकिन पॉपुलेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, जिस कारण से फूड का डिमांड बढ़ रहा है। अब यहाँ पर 1100 पीपुल के लिए फूड का डिमांड कितना हो गया? अगर सभी को फुलफिल कराया जाए तो अगर 5 केजी के रेशियो से अगर हम लेकर चले तो 1100 इंटू 5 यानी कि 5500 केजी अनाज चाहिए था, यानी कि पहले 5000 केजी अनाज उत्पादन होता था, अब 500 केजी और ज्यादा चाहिए। तो अवेलेबिलिटी हमारे पास जो है सो फिक्स है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन जो डिमांड है वो बढ़ रहा है। यहाँ तक कि अवेलेबिलिटी भी जो है सो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब ये डिक्रीज कैसे हो रहा है? तो ये जो 100 एकड़ भूमि था, ये 100 एकड़ भूमि जो पहले था, अब ये धीरे धीरे घट ही रहा है। कैसे घट रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन से बढ़ने के साथ साथ इनको रहने के लिए घर चाहिए, उसके अलावा सड़कें बन रही है, रेलवे लाइन बिछ रहे हैं, इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं, तो वह सभी जो है सो जो बन रहा है ये सभी कहाँ पर बन रहा है? उस जगह पर बन रहा है जहाँ पहले जो है सो खेती होती थी। तो जब जिस जगह पर खेती होती थी उस जगह पर अब सड़कें बन गई, बिल्डिंग बन गई, जिसके कारण से ये 100 एकड़ भूमि जो पहले था वह घटकर अब धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो इससे घटने से क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी है अनाज का वह भी जो है सो क्या होगा? घटता जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज बताया जा रहा है कि अवेलेबिलिटी जो है फूड का वह डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि रिक्वायरमेंट जो है वह जो है सो बढ़ता जा रहा है। तो पॉपुलेशन और फूड प्रोडक्शन के बीच में जो गैप था, उस गैप को भरने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था MS स्वामीनाथन, जो कि एक जेनेटिस्ट थे, साइंटिस्ट थे। वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे थे, लेकिन MS स्वामीनाथन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। फूड के प्रोडक्शन को कई गुना इन्होंने बढ़ाया अपने प्रयास से। तो इन्होंने क्या किया था? तो चूंकि यह एक जेनेटिस्ट थे, तो इन्होंने जो सीड्स थे उसमें जेनेटिकली इम्प्रूव किया। उन्होंने क्या किया कि जो ग्रेन्स के सीड्स होते हैं उसमें उन्होंने जेनेटिकली इम्प्रूव किया, और इम्प्रूव करने का परिणाम ये हुआ कि उसका प्रोडक्शन जो है वह कई गुना बढ़ गया। तो इसलिए इनको जो है एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान दिया जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनको कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि इनके प्रयास से इतनी बड़ी आबादी को आज जो है जो भोजन मिल रहा है वह जो है सो इन्हीं के प्रयास का परिणाम है। एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर वी क्यूरिन। तो डॉक्टर वी क्यूरिन जो थे, इन्होंने क्या किया था कि जो कैटल था, बफेलो था, उसके ब्रीड को इन्होंने इंप्रूव किया, और इसके ब्रीड को इंप्रूव करने का परिणाम ये हुआ कि मिल्क का प्रोडक्शन जो है वह कई गुना बढ़ गया। तो इसलिए इनको जो है इनको जो रिस्पेक्ट दिया जाता है वह फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन,
फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन का सम्मान इनको दिया जाता है। इन्होंने एक प्रोग्राम भी चलाया था जिस प्रोग्राम का नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि हर आदमी को दूध मिल्क जो है सो प्रोवाइड हो, हर आदमी को दूध मिले। तो ये चीज संभव तभी था जब जो है दूध के उत्पादन को बढ़ाया जाए, और इन्होंने ये कर भी दिखाया। उन्होंने जो है सो दूध के उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि सारे पॉपुलेशन के हर आदमी को जो है आज जो है सो मिल्क बहुत ही आसानी से प्रोवाइड हो रहा है। तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जो है हमारे देश में जो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स के को जेनेटिकली इंप्रूव कर उसके प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया और इंडिया को सेल्फ रिलिएंट बना दिया। तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेराइटी ऑफ क्रॉप्स के सीड्स को लेकर और जेनेटिकली इंप्रूव किया, और इंप्रूव करने से क्या हो गया कि हर क्षेत्र में उसका प्रोडक्शन, जो उसकी उत्पादन क्षमता थी, वह कई गुना बढ़ गया। और इससे कई गुना बढ़ने से क्या हो गया कि हमारा जो देश है वह सेल्फ रिलिएंट बन गया। सेल्फ रिलिएंट बनने से हमें अब जो है हर आदमी को पूरी तरह से अच्छी तरह से भोजन सब कुछ जो है जो न्यूट्रिशन था, जो फूड था, वह सब कुछ मिल रहा था। तो ये सब कुछ जो है ये कैसे हुआ, तो इसमें जो भी साइंटिस्टों के द्वारा, जो वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये सब कुछ जो है सो इम्प्रूव किया जा रहा था, जेनेटिकली इम्प्रूव किया जा रहा था जिस चीज को, और जो मेथड वे जो अपना रहे थे, उस मेथड को हर एक किसान तक कैसे उसको बताया जाए ताकि वह किसान जो है उसी मेथड को अपनाकर, उस सीड्स को अपनाकर और वह एग्रीकल्चर करे, फार्मिंग करे। तो इसके लिए जो है एक प्रोग्राम चलाया गया, और यह पूरे कंट्री वाइड जो है सो प्रोग्राम चला, पूरे देश में जो है सो ये प्रोग्राम को चलाया गया। और इस प्रोग्राम को जो है जिसमें अलग अलग तरह जिस प्रोग्राम के तहत जो है सो जितने भी किसान थे, सभी किसान ने जो है इस मेथड को अपनाया, और उससे उनकी उत्पादन क्षमता जो थी वह कई गुना बढ़ गया, और एक रिवॉल्यूशन आ गया, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ जो है जो हमारा फूड रिसोर्सेज के क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशन आया था, वहां उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो फूड ग्रेन, जो कि हम लोगों ने देखा कि जो MS स्वामीनाथन थे जिन्होंने जो है सो ये चीज किया था, इस क्षेत्र में काम किया था। तो फूड ग्रेन को जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। और उसके अलावा फिश, ये भी जो है सो क्या है, हमारा एक फूड रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन जो है फूड के लिए प्लांट और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड रहते हैं। तो मछली के उत्पादन में भी जो है सो बहुत ही तेजी से जो कई गुना इसका प्रोडक्शन बढ़ा, तो इसको नाम दिया गया ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन क्योंकि वाटर का कलर ब्लू होता है, इसलिए जो है ब्लू रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। उसके बाद मिल्क के प्रोडक्शन भी आपने देखा क्यूरिन साहब के द्वारा जो है सो इसकी ब्रीड को इंप्रूव कर कैटल के ब्रीड को इंप्रूव किया, और उससे दूध का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। तो ये भी प्रोग्राम के तहत जो है सो पूरे देश में इस बात को फैलाया गया। तो इसको भी एक रिवॉल्यूशन नाम दिया गया, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और उसके बाद पल्सेज यानी कि दाल, जो कि एक प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है ना। तो इसमें भी उत्पादन कई गुना बढ़ा, और इसका नाम दिया गया गोल्डन रिवॉल्यूशन। तो इस प्रोग्राम को पूरे देश में तो चलाया गया, और इससे फायदा यह हुआ कि जो फूड का डिमांड था, उस फूड के डिमांड को फुलफिल किया गया, यानी फूड और पॉपुलेशन के बीच में जो खाई था, वहां पर एक ब्रिज का ये काम किया। लेकिन ये चीज तो संभव हो गया कि प्रोडक्शन तो हमारा कई गुना बढ़ गया इन सब प्रोग्राम के तहत, लेकिन इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के उद्देश्य में लोग इस बात को भूल गए कि यह प्रोडक्शन के साथ साथ वे नेचर को भी बैलेंस रखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि नेचर अगर हमारा बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर यह हमारे लिए जो है सो बहुत बड़ा जो है सो नुकसान होगा। तो इस प्रोडक्शन के बढ़ाने में कुछ ऐसे मेथड थे जो नेचर को जो है सो काफी हार्म कर रहा था, बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहा था, है ना। तो उस जैसे कि सॉइल की जो केमिस्ट्री थी उसको यह चेंज कर रहा था, वाटर के पॉल्यूशन को इंक्रीज कर रहा था, और इसका सीधा असर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर पड़ रहे थे, मानव पर पड़ रहा था। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी था कि हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज करे, लेकिन साथ साथ
हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वह खराब नहीं होना चाहिए, वह इकोलॉजिकल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है, नेचर का जो बैलेंस है, वह मेंटेन रहना चाहिए। तो एग्रीकल्चर का मतलब यही होता है कि पौधे और जानवरों को इस तरह से ग्रो कराया जाए, इस तरह से उसको देखभाल किया जाए, इस तरह से उसको रखा जाए, इस तरह से उसको मेंटेन किया जाए कि नेचर को कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचे और हमारा प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो। अब रही बात कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। तो द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड यूजिंग सच मेथड दैट यूज sufficient crops but do not harm the environment, यानी कि हमें इस तरह से खेती करना है, इस तरह से पौधों को उगाना है कि उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो, प्रोडक्शन भी बढ़े और डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, यानी कि नेचर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो ऐसे जो है सो खेती करने का जो मेथड होगा, इस तरह का जो मेथड होगा क्रॉप्स उगाने का या एनिमल्स को रेजिंग करने का, तो वह हमारा जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यह जो है सो इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होना चाहिए और हमारा एनवायरनमेंट को जो है बैलेंस रखे। यानी कि जो हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए वह इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो और ये मेंटेन करे किसको, नेचर को, मेंटेन द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि जो अधिक से अधिक हमें प्रोडक्शन भी मिले और एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचे। तो इस तरह का जो एग्रीकल्चर करने का हमारा मेथड होगा वह हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाएगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हमें क्या करना होगा, किस तरह से क्या हमें करना होगा ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और हमारे नेचर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचे। तो इसके लिए हमें मिक्स्ड फार्मिंग करनी होगी, क्रॉप रोटेशन करना होगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मेथड को अपनाना होगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए गए हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, फ्लड्स, ओजोन डिप्लेशन, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब जो प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया है उस प्रॉब्लम को इस माध्यम से बहुत हद तक कम किया जाएगा और हमारा प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि प्रोडक्शन जो हो हमारा एग्रीकल्चर के द्वारा वह ज्यादा से ज्यादा हो और एनवायरनमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचे। तो इस तरह का जो मेथड हम अपनाएंगे वह हमारा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहलाएगा। तो इससे हमें क्या क्या फायदे मिलने वाले, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या उसका एडवांटेज है। तो एक तो क्या होगा कि चूंकि हम लोग किसी भी तरह का कोई केमिकल वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो जब हम केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो हमारा नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है वह कंट्रोल में रहेगा। जैसे नेचर में नेचुरली तरीके से जो चीज हो रहा है वह सब कुछ जो है सो नेचुरली तरीके से ही होगा, यानी कि सॉइल का किसी तरह का कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, वाटर पोल्यूटेड हमारा नहीं होगा, है ना। और ये सब कुछ जो है सो नेचुरल तरीके से अपने प्रोसेस में काम करते रहेगा। उसके बाद जो हमारा सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जैसे कि हमने बताया कि अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं तो हमारे सॉइल का जो केमिस्ट्री है वह बिल्कुल जो है सो नेचुरल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो हम एग्रीकल्चर करते हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करते हैं तो हमारे सॉइल का केमिस्ट्री जो है वह चेंज हो रहा है। तो प्रोटेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी, इसको हम बचा पाएंगे। उसके बाद यूज फार्म रिसोर्सेज, इसमें जो है किसी तरह के बाहरी किसी तरह का कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करना है। हम जो भी इसमें रिसोर्स का प्रयोग करेंगे एग्रीकल्चर में, जो हमारे फार्म के द्वारा जो हमारे घर का डोमेस्टिक होगा या खेतों से जो निकलेगा रिसोर्स उसका ही प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्रोवाइड एडिक्वेट डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ इनकम, इससे हमारा क्या होगा कि हमारा इनकम बढ़ जाएगा। यानी कि जो पैसा हम केमिकल्स पे खर्च करते हैं, फर्टिलाइजर्स पे खर्च करते हैं, वह सब कुछ हमारा सेव होगा और प्रोडक्टिविटी भी हमारा बढ़ेगा। तो हमारा जो है सो यानी कि खर्च कम, लागत कम होगा, है ना, और इनकम हमारा ज्यादा होगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि आमदनी बढ़ जाएगी, इनकम हमारा बढ़ जाएगा।
उसके बाद प्रमोट्स फार्मिंग। ऐसा करने से जब हमारा इनकम बढ़ेगा तो फार्मिंग जो है सो क्या होगा, प्रमोट होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है सो इस एग्रीकल्चर की तरफ आकर्षित होंगे और वह भी जो है सो खेती को बढ़ावा देंगे, खेती को करना चाहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग ए मेथड ऑफ क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन विदाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोथ हार्मोन। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी क्या है, फार्मिंग का एक मेथड है, एग्रीकल्चर का एक मेथड है जिसमें हमें अनाज यानी कि पौधे को और जानवरों को, जिससे हमें फूड प्राप्त होता है, उसको इस तरह से फार्मिंग करना है कि उत्पादन भी हमारा बहुत अधिक मात्रा में बढ़े और उसमें बिना जो है सो किसी भी तरह का कोई केमिकल का प्रयोग किए हुए, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को, जो नेचर को नुकसान पहुंचाता है, विदाउट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड ग्रोथ हार्मोन, इन सब के बिना इस्तेमाल का। तो हम यदि इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर इसके बदले हमें क्या इस्तेमाल करना होगा, कैसे हम सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे, पेस्ट वगैरह को कैसे हम नष्ट कर पाएंगे, कैसे वीड्स वगैरह को नष्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे किसका, जो पूरी तरह से नेचुरल हो, यानी कि जो नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाले नहीं हो, वैसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, वैसे जो है सो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पूरी तरह से क्या होता है, नेचुरल होता है। ये जो है सो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इन सब से जो बनाया गया हुआ जो फर्टिलाइजर होता है, तो वैसे बैक्टीरिया के से, इन बैक्टीरिया से जो बनाया जाता है, वैसे जो है सो फर्टिलाइजर का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। उसके बाद बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बायो पेस्टिसाइड्स जो क्या करता है, पेस्टिसाइड्स का काम है वीड्स को या इंसेक्ट को जो है मारना या उसको जो है सो भगाना। तो हम इसके जगह पर जो पेस्टिसाइड केमिकल का जो प्रयोग करते हैं, उसके जगह पर बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि बायो पेस्टिसाइड्स है एक एजार्डीरा काइटिन। ये जो एजार्डीरा काइटिन है, ये जो है सो मोरगोशा और नीम के पत्तियों से इसको तैयार किया जाता है, जो पूरी तरह से नेचुरल होता है। तो नीम के लीव्स का इस्तेमाल तो हम लोग ग्रेन को स्टोर करने में भी करते हैं बायो पेस्टिसाइड्स के रूप में, है ना। इसके साथ साथ हमें हेल्दी क्रॉप करने को ग्रो कराने के लिए मिक्स्ड क्रॉप्स को अपनाना होगा, मेथड को, क्रॉप रोटेशन के मेथड को अपनाना होगा, इंटीग्रेशन क्रॉपिंग को अपनाना होगा। अगर हम इस तरह के क्रॉप सिस्टम को अपनाएंगे तो हमारा जो है सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, इंसेक्ट और पेस्ट, वीड्स, ये सब भी हमें कंट्रोल में रहेंगे और किसी भी तरह से हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान या कोई पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। अब इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें क्या फायदे मिलने वाले हैं? तो ये तो पूरी तरह से क्या है कि हमारा नेचुरल मेथड है, पूरी तरह से नेचुरल है। इसमें हम कहीं भी कोई केमिकल का प्रयोग करने वाले नहीं है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये पूरी तरह से नेचुरल है और इसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो इससे हमें क्या क्या फायदे हैं? एक तो हमारा क्या होगा कि पॉल्यूशन जो है सो रुकेगा, पॉल्यूशन को रोका जाएगा, क्योंकि केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा तो हमारे सॉइल का केमिकल चेंज नहीं होगा, है ना, वाटर हमारा पोल्यूटेड नहीं होगा। उसके बाद फार्म वेस्ट रिसाइकल, जो भी खेतों से जो वेस्ट निकलता है ना, जो हस्क है, पुआल वगैरह, भूसा वगैरह, ये सब जो निकलता है, तो ये सभी जो है सो क्या होगा, रिसाइकल्ड होगा। और रिसाइकल होने से क्या होगा कि हमारे सॉइल का जो न्यूट्रिशन है, जो फर्टिलिटी है, वह मेंटेन रहेगा, बना हुआ रहेगा। उसके बाद जो हम भोजन खाते हैं, करते हैं, वह जो पूरी तरह से केमिकल होता है, क्योंकि आजकल क्या है कि केमिकल का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो पौधे को ग्रोथ कराने के लिए हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। तो हार्मोन्स क्या है, केमिकल ही है। फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब ये पौधे पर पड़ता है, पौधे के फ्रूट्स पर पड़ता है, तो उसके द्वारा वह एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर उस फ्रूट्स को या उसके वेजिटेटिव पार्ट को किसी न किसी एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, मनुष्य के द्वारा भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमें भी हार्म पहुंचाता है। तो हमें जो है सो अब इससे क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो फूड होगा वह बिल्कुल जो है सो फ्री फ्रॉम केमिकल होगा, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा चीज होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वह पूरी तरह से बैलेंस मेंटेन रहेगा।